एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो हमने एक्सरसाइजेस के वीडियो की सीरीज़ बनाई थी उसमें आज ये चौथा वीडियो है। इसमें हम ये बताएंगे कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद चौथे महीने में आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपिक और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूं और स्कोपिक क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और वहाँ प्रैक्टिस करता हूं। तो ये जो हमने एक ऑनलाइन सीरीज़ बनाई है जिसमें कि हम आपको ये बताते हैं कि हर महीने क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी है अगर आपकी एसीएल सर्जरी हुई है तो फिर से वो डिस्क्लेमर्स मैं आपको दो बोलूँगा जो हर वीडियो के पहले बोलता हूँ। पहला ये है कि ये जो आपकी एक्सरसाइजेस की वीडियो है ये केवल आपके आइसोलेटेड एसीएल टीयर, अगर केवल एसीएल टीयर था और केवल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है तभी इसको आप फॉलो करेंगे। अगर कोई मेनिस्कस या और कोई लिगामेंट की सर्जरी साथ में हुई है तो इस वीडियो को फॉलो नहीं करना है। दूसरा क्या है कि किसी भी वीडियो करने के पहले आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन से भी परामर्श जरूर लें ये वीडियो करने के पहले, ये एक्सरसाइजेस करने के पहले, क्योंकि हो सकता है कि उसको सर्जरी के दौरान कुछ ऐसा लगा हो जिसमें कि आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल वो अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहता हो। तो दोस्तों, आपने पहले, दूसरे, तीसरे महीने की अगर एक्सरसाइजेस अच्छे से की हैं, जो कि वीडियोस आपके पास ऑलरेडी हैं, जो कि लिंक भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो पुराने वीडियोस हैं हमारे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ की एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की हैं तो इस समय आप बिना किसी ब्रेस के आराम से चल पा रहे होंगे, आप अच्छे स्पीड में भी चल पा रहे होंगे, आपका पैर पूरा मुड़ रहा होगा, पैर पूरा सीधा भी हो रहा होगा और पैर की जो घुटने की सूजन है वो भी नाम मात्र की ही बची होगी और आपको दर्द भी अब नहीं होता होगा। तो अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स मीट होते हैं तभी आप फोर्थ मंथ की एक्सरसाइजेस चालू करेंगे। अगर इन रिक्वायरमेंट में से कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी अभी पूरी नहीं हुई है तो अभी आप सेकेंड और थर्ड मंथ की एक्सरसाइजेस को ही और अच्छे से 1-2 महीना और करिए और जब आप इतने अच्छे हो जाएं कि बिना दर्द से पैर मुड़ता है, पैर सीधा होता है, सूजन भी बहुत कम हो गई है और आप नॉर्मली चलने लग गए हैं तो ही फोर्थ मंथ की एक्सरसाइज को आप शुरू करेंगे। तो फोर्थ मंथ में क्या करना है कि जो भी एक्सरसाइजेज आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ में बताई गई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, काफ पंप एक्सरसाइजेस, सेमी स्क्वाट्स, सिटिंग एसएलआर, ये एक्सरसाइजेज आपको रेगुलर वैसे ही करनी है। उसके बाद और जोड़ना क्या है, वहां से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपकी सिटिंग एसएलआर एक्सरसाइज थी उसमें पहले आप थोड़ा सा वेट बांध के थर्ड मंथ पे पैर को उठाना शुरू किए थे। अब क्या करना है कि आपको हर 10 से 15 दिनों में 500 ग्राम वेट और बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप सिटिंग एसएलआर 1 किलो का वेट बांध के 10-10 के 3 सेट करके 30 बार करते थे तो उसको अब आप 1.5 किलो का वेट बांध लीजिए और 10-10 के सेट करके 30 बार से बढ़ाते हुए 50 बार तक जाएं। अगर किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपको पेन होता है तो आप उसको छोड़ करके हल्के वेट से या बिना वेट के नॉर्मल सिटिंग एसएलआर ही करें। जबरदस्ती दर्द को सह करके एक्सरसाइज नहीं करना है। इसके अलावा जो सेकंड एक्सरसाइज थी आपकी लैटरल एसएलआर एक्सरसाइज, जो कि आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है, इसको भी पहले आप बिना किसी वजन के करते थे। अब उसमें आप 1 किलो का वेट बेल्ट बांध के या फिर बालू की पोटली बनाए 1 किलो की, वो बांध करके लैटरल एसएलआर एक्सरसाइजेस भी इस तरीके से वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके से करेंगे और 10-10 के 3 सेट करेंगे। 30 बार सुबह, 30 बार सुबह के बाद शाम और 30 बार अगर टाइम मिले तो बीच में भी आप कर सकते हैं। 3 बार करें तो बहुत अच्छा है, अगर आप 3 बार नहीं कर पाते तो केवल सुबह शाम ही करें, वो भी सफिशिएंट है। ये कर लिया आपने। इसके बाद जो आपको प्रोन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज सिखाई गई थी, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसमें भी 1 kg का वेट बेल्ट बांध के अपने पैर में अपने प्रोन हिप एक्सटेंशन को भी 10-10 के 3 सेट करें, सुबह, दोपहर, शाम। एक्सरसाइजेस के बीच में कम से कम 2 मिनट का पॉज लें जिससे कि आपकी जो मसल्स है उनका फटीग कम हो जाए। अब इसके बाद जो आपकी सेमी स्क्वाट एक्सरसाइज होती थी, जो कि आप उठक बैठक करते थे, सेमी स्क्वाट एक्सरसाइज जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब आप अगर सेमी स्क्वाट बड़े आराम से कर पा रहे हैं तो इसको अब आप 30 से बढ़ा करके 50 बार या 60 बार भी सुबह शाम कर सकते हैं। अगर बहुत आराम से अब ये हो जा रही है तो अब आप थोड़ा सा वजन लेकर के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने 10 किलो का वेट ले लिया, 2 डंबल 5-5 किलो के ले लिए और अपनी जो सेमी स्क्वाट थी उसको किए। बट जो वजन आप लेंगे उससे क्या होगा कि आपकी जंघा पे और भी अधिक प्रेशर पड़ेगा, तो उससे आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी ग्लूट्स
बहुत अच्छे से स्ट्रांग होंगी और आपका जो बैलेंस है वो भी बेहतर होगा, आपका कोर भी बेहतर होगा। सेमी स्क्वाट एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है 4th मंथ में। जितना वेट लेके सेमी स्क्वाट्स आप कर रहे हैं उतना ही आपको फायदा होगा। ये 3 एक्सरसाइजेज हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं आपकी रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, जो थेराबैंड एक्सरसाइजेज होती हैं। थेराबैंड मार्केट में आपको थेराबैंड नाम से या रेजिस्टेंस बैंड नाम से मिल जाएंगी। अगर ऐसे नहीं मिलती है तो आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में भी देख सकते हैं, सारी वेबसाइट्स में ये अवेलेबल है, वहां से मंगाएं। शुरुआत में ग्रीन कलर के थेराबैंड से एक्सरसाइज करें और बाद में उसको रेड कलर के थेराबैंड से एक्सरसाइजेस करें। ये रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज है, इसको कैसे करना है ये भी हम वीडियो में दिखा रहे हैं। तो 2 से 3 एक्सरसाइज जो भी आपकी पैर मोड़ने की एक्सरसाइजेस थी या पैर सीधा करने की एक्सरसाइजेस थी, जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है, स्पेशली 2 एक्सरसाइजेस जो कि उल्टा लेट के पैर मोड़ने वाला है उसमें भी थेराबैंड को लगा के करें, और जो सीधा बैठ करके भी पैर सीधा करने वाला है उसमें भी थेराबैंड लगा करके करें। इसको भी 10-10 के 3 सेट करें। इसके अलावा जो हमने आपकी वास्टस मिडियलिस ऑब्लिकस जो VMO एक्सरसाइजेस सिखाई थी, जो कि ये भी फायदा करता है कि जो आपके घुटने पे कट कट की आवाज आती है मोड़ने में, उसको ठीक करने में VMO एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। उसको भी जो आपको लेट करके VMO एक्सरसाइजेस सिखाई गई थी उसमें भी अब आप आधे किलो का वजन बांधें और अपने पैर को सीधा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरीके से सीधा करें और उससे आपकी VMO स्ट्रांग होगी और आपके घुटने में क्लिक की आवाज़ या फिर जो पेनफुल आवाज़ टक से आती थी वो भी होना कम हो जाएगी। ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेने के बाद अब एक और एक्सरसाइज जो आपको एडिशनल यहाँ पे जुड़ेगी वो है प्रोप्रियोसेप्शन की एक्सरसाइज, जिसको कि बैलेंस बनाने की एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप एक पैर पे खड़े होंगे अपने हाथों को सीधा करके और अपने आप को स्ट्रेट देखेंगे। हो सके तो एक शीशे के सामने करिए और अपने बैलेंस को देखिए कि आपका बैलेंस कितना अच्छा बन रहा है। अगर आप आराम से खड़े हो जा रहे हैं थोड़ी देर तक, 1 से 2 मिनट तक, मतलब कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनने लग गया है। और अब आप चाहें तो एक तकिया भी अपने पैर के नीचे रख के उस पर भी खड़े होकर के और अच्छे से बैलेंस बना सकते हैं। इसके अलावा 4th मंथ में आपको और क्या करना है कि आपको साइड वाइज मूविंग एक्सरसाइज भी करनी है। साइड वाइज चलना है। पहले आप 10 कदम दाएं तरफ चलेंगे, फिर 10 कदम बाएं तरफ चलेंगे। आपको उल्टा चलने की भी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा, आपका बैलेंस अच्छा होगा और जो आपका कॉन्फिडेंस है चलने का ना, वो भी पहले से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक और एक्टिविटी जो कि आपको इस मंथ से जोड़नी है वो क्या है, साइकिलिंग। तो अगर आपके पास साइकिल है, अगर आउटडोर साइकिल है तो उसको आप चलाइए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से शुरू करके 5 से 10 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। साइकिल चलाने से आपके घुटने की जो जकड़न थी वो भी कम होगी, घुटना और फ्री होगा और आपकी मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होंगी और जो आपका ग्राफ्ट है उसका लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जो एक्टिविटीज आपको लेनी है 4th मंथ में वो क्या है, अब आप बिना किसी शॉर्ट नी ब्रेस को पहने बाइक को चला सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है कि बहुत स्पीड में ना चलाएं जिससे कि आपको चोट लगने के चांसेस ना हो, बाइक को स्लिप होने के चांस ना, बिकॉज बाइक स्लिप हुई, आपने पैर नीचे रखा तो आपके लिगामेंट में चोट लग सकती है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि आप किक नहीं मारेंगे अपने पैर से। जिस पैर में सर्जरी हुई है उस पैर से किक नहीं मारना है। इतना स्ट्रांग अभी पैर नहीं होता, किक मारने से लिगामेंट पे झटका पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, अब आप नॉर्मल एक एक करके, जैसे नॉर्मल आदमी सीढ़ी चढ़ता है वैसे सीढ़ियाँ भी चढ़िए। जैसे आप उतरते थे पहले वैसे सीढ़ियाँ भी उतरती है। शुरू में आपको हो सकता है कुछ आपको बैलेंस या कॉन्फिडेंस की कमी लगे सीढ़ी चढ़ने उतरने में, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ेंगे और उतरेंगे वैसे वैसे आपकी जो बैलेंस है वो और भी अच्छा होगा, जो कॉन्फिडेंस है वो और भी अच्छा होगा। सीढ़ियाँ चढ़ने से आपके घुटने के लिगामेंट में कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं होने वाली है, बल्कि और भी मजबूत होगा। वो बहुत ज़रूरी है कि एक्टिविटीज़ को करने में ये ध्यान रखा जाए कि आपको खुद से समझ में आएगा कि कोई दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत होती है रुक जाएं और पिछले महीने के एक्सरसाइजेस को ही और अच्छे से दोहराना चालू कर दें। अभी 4th मंथ में आपको दौड़ना नहीं शुरू करना है। आपको अगर लगता भी है कि आप दौड़ने लायक हो गए तब भी दौड़ना अवॉइड करना बेहतर है 4th मंथ में, क्योंकि अभी आपका लिगामेंट बहुत मजबूत नहीं हुआ है। डाइट जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है, हाई प्रोटीन डाइट लें, न्यूट्रिशियस डाइट लें जिससे कि आपकी मसल बल्क बने। जैसे जिम जाने में हम लोग अच्छा प्रोटीन डाइट लेके एक्सरसाइज करते हैं, वैसे अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और आपका अगर डाइट प्रोटीन का रिच नहीं रहा तो आपकी जो मसल बल्क है वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। बढ़िया डाइट लें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, इंजरीज से बचें। इंजरीज से बचना 4th मंथ भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस समय ही आप केयरलेस होकर चलते हैं और आप चोट लगा बैठते हैं और आपका लिगामेंट दोबारा टूट सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ 4th मंथ की थी। इतना करने से आपको बहुत ही फायदा होगा।
किसी किसी मरीज को ऐसा होता है ना कि 3rd मंथ हो जाने के बाद भी जंघा बहुत पतली है क्योंकि एक्सरसाइजेस पहले अच्छे से नहीं हुई थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलो और वो एक फेराडिक और गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, फेराडिक स्टिमुलेशन एक तरीके की करंट की सिकाई है। यूजली हम लोग करंट की सिकाई मना करते हैं घुटने पे, पर जब जंघा पतली हुई तो जंघे के ऊपर फेराडिक स्टिमुलेशन देने से जंघे का जो ट्विचिंग है, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ी सी बढ़ती है, जिससे कि जो आपकी बिल्कुल मसल्स गल गई थी वो थोड़ी सी बिल्डअप होने शुरू हुई है। तो अगर अभी आपकी मसल बहुत अच्छे बिल्डअप नहीं हुई है तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके आप फेराटिक स्टिमुलेशन जरूर लगवाइए अपने जंघा की मसल को डेवलप करने के लिए, और फिर तीसरे मंथ की एक्सरसाइज को रिपीट करके तब चौथे मंथ पे आप जाइए, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ये था ऑल अबाउट जो हमारा 4th मंथ की एक्सरसाइजेज है। इन एक्सरसाइजेज को जम करके करिए। 4th मंथ आते थे, बहुत से लोग काम में जाने की वजह से थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर देते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज लगातार कम से कम 6 महीने से साल भर एक्सरसाइजेस करना जरूरी है एक सक्सेसफुल ACL सर्जरी का रिजल्ट पाने के लिए। कितनी भी बढ़िया सर्जरी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे तो आप बहुत परेशान रहने वाले हैं। तो एक्सरसाइजेस को जम करके करिए, वीडियो को फॉलो करिए। इसके बाद अगर आपको डाउट्स आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे आप पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर जो डिस्प्ले होता है उस पर हमसे आप MRI भेज के डिस्कशन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ACL का ख्याल रखिए।